फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए, हमारे एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हम पिछले वीडियो में पढ़े थे प्राचीन बिहार का इतिहास। हम इस वीडियो में मध्यकालीन बिहार का इतिहास पढ़ेंगे और वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। अगर जो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं मध्यकालीन बिहार का इतिहास। तो इस मध्यकालीन बिहार के इतिहास में हम जानेंगे सिख धर्म, तुर्क शासन में बिहार, स्थानीय वंश या कर्नाट वंश, सल्तनत काल में बिहार और अफगान शासन में बिहार या शेरशाह सूरी और मुगल काल में बिहार। इन सारे टॉपिक को हम आज एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे। तो तुर्क शासन बिहार में तो तुर्क शासन जैसे बख्तियार खिलजी। तो बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। अर्थात बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का एक दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। कौन? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। और बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार में छोटे छोटे शासकों का शासन था। उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का शासन था। उत्तर बिहार में किसका शासन? तो कर्नाट वंश का। बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता ओदंतपुरी बिहार की विजय थी, जो 1998 ईस्वी में जीता था। बख्तियार खिलजी ने ओदंतपुरी के साथ नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया था। बख्तियार खिलजी ने ओदंतपुरी के साथ साथ नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया। इन विश्वविद्यालयों में उसने आग लगवा दिया था और उसने 1203 और 4 में नदिया जो बंगाल पर चढ़ाई की, जो सेन वंश की राजधानी थी। उस समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन बिना लड़े ही डर कर भाग गया। बख्तियार ने इस क्षेत्र पर अधिकार लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। किसे? तो लखनौती को। बख्तियार की हत्या उसके एक अधिकारी अली मर्दान ने कर दी थी। बख्तियार की हत्या किसने की? तो उसके एक अधिकारी ने अली मर्दान ने कर दी थी। उसके शव को बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया गया। तो बख्तियार खिलजी या बख्तियार की हत्या किसने की? तो उसी का एक अधिकारी था अली मर्दान, और उसके शव को बिहार शरीफ के इमादपुर में कहाँ कर दिया? दफना दिया। अब स्थानीय वंश आता है जिसमें कर्नाट वंश था। तो मिथिला के कर्नाट वंश पाल वंश के पतन के दौर में तिरहुत और मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हो चुका था। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। कौन था कर्नाट वंश का संस्थापक? नान्यदेव। कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ था, जो वर्तमान में नेपाल में है। कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ था, जो वर्तमान में नेपाल में है। बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय कर्नाट शासक नरसिंह देव ने उसे नजराना भेंट देकर के सहयोग किया था, क्योंकि कर्नाट वंश का सेन वंश से संघर्ष चलता रहता था। कर्नाट वंश पर तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन के अभियान की चर्चा तिब्बती धर्मस्वामी ने की। सामान्यतया दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाट वंश का संबंध नजराना एवं भेंट का था, परंतु गयासुद्दीन तुगलक ने अपने बंगाल अभियान जो 1324 और 25 में किया, क्रम में कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया था। गयासुद्दीन के अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक हरि सिंह देव था, और हरि सिंह देव ने समाज सुधारक भी था, और हरि सिंह ने इस वंश का अंतिम शासक भी था, और उसके समय पंजी प्रबंधन का विकास हुआ था।
सल्तनत काल में बिहार। दिल्ली के सुल्तान एवं बंगाल शासकों के बीच निरंतर होने वाले संघर्षों में बिहार लंबे समय तक युद्ध का अखाड़ा बना रहा। दिल्ली सल्तनत या इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने बिहार पर अभिमान किया। उसने 1225 में बंगाल एवं बिहार पर अधिकार किया, परंतु ये अधिकार उसके अधिकारी के समय खत्म हो गया। तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण हुआ, जो 1324-25 में गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाक क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली। फिरोज शाह तुगलक भी अपने बंगाल अभिमान 1300 फिरोज शाह तुगलक भी अपने बंगाल अभियान के समय बिहार आया। फिरोज शाह तुगलक भी अपने बंगाल अभियान के समय बिहार आया था। पटना और गया से उसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेखों में उसके द्वारा अनुदान देने के प्रमाण भी मिले हैं। अर्थात फिरोज शाह तुगलक के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो फिरोज शाह तुगलक के जो अभिलेख हैं बिहार और पटना और गया से उसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पटना और फिरोज शाह तुगलक के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो पटना और बिहार से उसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेखों में उसके द्वारा अनुदान देने के प्रमाण भी मिले हैं। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। तुगलक के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो बिहार शरीफ थी। उस काल में बिहार शरीफ का नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम मलिक इब्राहिम का है, जो मलिक बयां कहलाते थे। इनका मकबरा बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित है। 13वीं शताब्दी के मध्य में मिनहाज की रचना तबकाते नसीरी में बिहार नाम का उल्लेख मिलता है। बिहार नाम का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो 13वीं शताब्दी के मध्य मिनहाज की रचना तबकाते नसीरी में बिहार नाम का उल्लेख मिलता है। अफगान शासन में बिहार। सिकंदर लोदी ने 1495 से और 96 में दरिया खान नुहानी को बिहार में प्रशासक राज्यपाल नियुक्त किया। सिकंदर लोदी ने दरिया खान नुहानी को बिहार में प्रशासक अथवा राज्यपाल नियुक्त किया और इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दरिया खान नुहानी का पुत्र बहार खान नुहानी ने स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी। दूसरी ओर अफगान शासक महमूद लोदी बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया। बाबर ने 1529 में घाघरा का कब युद्ध हुआ? तो 1529 में बिहार के इन अफगानों को पराजित कर दिया और घाघरा युद्ध के बाद बिहार शेर शाह के नेतृत्व में पुनः अफगानों का उदय हुआ। शेर शाह सूरी के बारे में। शेर शाह सूरी का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम हसन खान था, जो सासाराम के जागीरदार भी थे। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खान था और बहार खान नुहानी ने फरीद खान को शेर खान की उपाधि दी। तो बहार खान नुहानी ने फरीद खान को शेर खान की उपाधि दी और शेर खान ने नुहानियों के पतन के बाद बहार खान की विधवा दूदू बेगम से विवाह कर बिहार क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। शेर खान ने 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल को पराजित कर दिया, उसे अपने अधिकार में मिला लिया और 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने शेर शाह की उपाधि धारण कर ली और 1540 में कन्नौज बिलग्राम युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने दिल्ली में सूर्य वंश की स्थापना की। 1541 में शेरशाह ने पटना का दुर्ग बनवाया था। इस नगर को बिहार की राजधानी बनाया और इसका वर्णन अब्दुल्लाह के तारीख़े दाऊदी में मिलता है। शेर शाह ने 1543 में रायसीन, 1544 में मारवाड़ विजय किया
और 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान में गोला फटने से घायल हो गया और उसकी मृत्यु भी हो गई। अर्थात शेर शाह ने 1543 में रायसीन और 1544 में मारवाड़ विजय किया। 43 में रायसीन और 1544 में मारवाड़ विजय किया और 1545 में कालिंजर अभियान में गोला फटने से घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। शेर शाह ने अपने जीवन काल में सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापित कला पर आधारित मकबरा का निर्माण प्रारंभ करवाया और शेरशाह की मृत्यु के बाद उसने पुत्र इस्लाम शाह ने इसे बनवाया। कृत्रिम झील के मध्य स्थित यह इमारत आकार में अष्टकोणीय एवं लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। अगला है कि शेरशाह ने बिहार में रोहतास किला भी बनवाया और शेरशाह ने जब्ती प्रणाली चलाई जिसमें भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारण किया जाता था। बाद में इसे अकबर ने भी अपनाया। शेरशाह का शासन सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। उसने संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था में व्यापक सुधार किए थे। और शेरशाह के बाद उसका पुत्र जलाल खान इस्लाम शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। तो शेरशाह के पुत्र का नाम जलाल खान था जो उसके बाद गद्दी पर बैठा। बाद में सूर वंश 3 भागों में बट गया। 1555 में मच्छीबार एवं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर सूर वंश का अंत कर दिया। मुगल काल में बिहार। शेरशाह की मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक सूर वंश की सत्ता बनी रही, लेकिन 1555 और 56 में मुगल राज की पुनः स्थापना हो गई। मुगल राज पुनः अस्तित्व में आ गया। दिल्ली में मुगल राज की पुनः स्थापना के समय बिहार में ताज खान करारानी के नेतृत्व में एक अफगान राज का गठन हुआ। ताज खान करारानी ने अकबर के प्रति सम्मान की प्रीति अपनाई, लेकिन उसके पुत्र दाऊद खान करारानी ने इसका विरोध किया था। अकबर ने उसे दंडित करने के लिए स्वयं आक्रमण किया और 1576 में उसने पटना को जीत लिया और दाऊद खान को पटना छोड़कर भागना पड़ गया। दाऊद खान बिहार का अंतिम अफगान शासक सिद्ध हुआ और 1580 में बिहार को मुगलों के द्वारा एक सूबा प्रांत का दर्जा दिया गया। अकबर के द्वारा मुनीम खान को बिहार का गवर्नर बना दिया गया। अकबर के द्वारा मुनीम खान बिहार का गवर्नर बन गया। अकबर के समय राजा मान सिंह को बिहार का प्रांतपति 1887 ईस्वी से और 1594 में बनाया गया। मान सिंह के समय मुगल साम्राज्य बिहार में काफ़ी मजबूत हो गया था। मान सिंह के समय रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया गया और जहांगीर के समय छोटा नागपुर के क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ। इस क्षेत्र में मुगलों को हीरा और सोना प्राप्त होता था। जहांगीर ने 1621 में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतीय पति बनाया। इसके बाद यह पद केवल राजकुमारों को ही दिया जाने लगा। आगे है कि औरंगजेब ने अपने प्रिय पौत्र राजकुमार अजीम को 1702 में बिहार का प्रांतपति अथवा सूबेदार नियुक्त किया। अजीम ने पटना का नाम अजीमाबाद कर उसका सौंदर्यीकरण करवाया और उत्तर मुगल काल के शासक फार्रुखसियार ने 1713 में पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक करवाया। वो पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ। तो बिहार का पहला राज्याभिषेक हुआ था वो फार्रुखसियार था। शाह आलम द्वितीय का भी विधिवत राज्याभिषेक 1761 में पटना में हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कमजोर होती सत्ता में बिहार बंगाल का भाग बन गया। बिहार बंगाल का भाग बन गया औरंगजेब की मृत्यु के बाद।
मुर्शीद कुली खान जो 1727 ईस्वी तक बिहार, बंगाल, उड़ीसा का सूबेदार रहा। मुर्शीद कुली खान जो थे 1727 ईस्वी तक बिहार, बंगाल और उड़ीसा का सूबेदार रहा। उसके बाद सरफराज खान नवाब बना। अलीवर्दी खान ने गिरिया के युद्ध 1740 ईस्वी में सरफराज खान को पराजित किया और बंगाल का नवाब बन गया। उसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए देकर अपने पद को अस्थायी बना दिया और 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खान की मृत्यु तक बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा क्षेत्र में उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण रहा। सिख धर्म और बिहार। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। उन्होंने बिहार में गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि की यात्रा की। सिख धर्म के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर भी सासाराम गया होते हुए पटना आए थे। यहाँ अपनी पत्नी गुजरी देवी को छोड़ गए थे जो मां बनने वाली थी। यही पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद का जन्म पटना में 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ और गुरु गोविंद सिंह 1676 में 10वें गुरु बने और 1699 में खालसा पंथ की स्थापना कर दी। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो वो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। तख्त श्री हरि मंदिर पटना साहिब सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है और इसका निर्माण महाराजा रंजीत सिंह ने करवाया था। तो हमारा मध्यकालीन इतिहास समाप्त होता है। आगे आधुनिक बिहार का इतिहास शुरू होगा जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और बेल घंटी जरूर बजाएं जिससे कि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिले। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और मस्त रहें।